या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम एक मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि हम पिछले सप्ताह, जैसे मैंने आपके साथ वायदा किया था कि हम फिर आपको मिलाएंगे शुक्रवार को किसी और पर्सनैलिटी के साथ, तो आज बहुत ही खास पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं और आज हम इनसे ढेर सारी बातें करेंगे, इनकी लाइफ के बारे में भी और जो काम जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन कामों के बारे में भी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस्टर विकास शर्मा जी, जो कि डिसेबल हेल्पलाइन इंडिया के चेयरपर्सन हैं, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और डिसेबल राइट एक्टिविस्ट हैं। ये फिजिकली डिसेबल हैं और पहले ये इंडिविजुअल तौर पर काफी काम कर रहे थे, फिर इन्होंने डिसेबल हेल्पलाइन शुरू की। तो ये सर विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान पे। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विकास जी, हमें ये बताएं कि पहले तो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताएं और हमें थोड़ा सा अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बताएं, ये कैसे हुई? जी, मेरा जन्म होने के लगभग 2 वर्ष उपरांत मुझे पोलियो नामक बीमारी से ग्रस्त होना पड़ा और मेरे बाएं पैर में ये पोलियो हो गया और मैं ऑर्थोपेडिक डिसऑर्थोपेडिक का शिकार हुआ। और इसके बाद शुरुआती तौर पे मैंने शिक्षा अध्ययन स्कूल से किया, लेकिन वहाँ तमाम दिक्कतें जो आज से तकरीबन 2 दशक और 3 दशक पहले इतना ये माहौल नहीं था हम लोगों की शिक्षा के लिए, तो उसका सामना मैंने भी किया। और एक समाज में जो संवेदनाएं थी हमको लेके, एक जो हमें अपने अंदर एक सुरक्षा की भावना थी, एक हमारे विपरीत वातावरण था, उसके शिकार के चलते हम लोगों ने स्वाध्याय के जरिए शिक्षा को अर्जित किया और तकरीबन 20 वर्ष की अवस्था में मैंने अपने कुछ एक पैतृक व्यवसायों को अपनाया। हम लोगों के यहाँ प्रकाशन का काम होता था, हम लोगों के यहाँ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलती थी। उन दोनों कामों को मैंने स्वीकार किया। काफी लंबे अरसे तक मैंने उसमें एक सफल भूमिका अदा की और इसके बाद जैसे ही पारिवारिक स्थिति, जो कि मुझे हमेशा से सहयोगात्मक रही, मेरे संबंधियों का, मेरे परिजनों का, मेरे समाज का, और मैंने अपने छात्र जीवन से ही देश की प्रमुख पार्टी के साथ काम किया। बाद में मैं सक्रिय राजनीति में रहा, क्षेत्रीय राजनीति में रहा, समाज सेवा के विभिन्न मैं मंचों पर रहा। मुझे व्यक्तिगत ही कभी महसूस नहीं हुआ कि निष्पक्षता मेरे साथ है, लेकिन जब मैं दूसरे लोगों को देखता था इस क्षेत्र के, तो बड़ी उदासीनता उनके प्रति, बड़ा उनके प्रति असंवेदनशीलता और असहयोग की भावना, उनके विपरीत वातावरण स्थापित था। तो समाज में कुछ लगा कि राजनीति की जो असल स्थिति है वो समाज सेवा नहीं है और हमें जो राजनीति का असली अर्थ है समाज सेवा, तो क्यों ना सीधी समाज सेवा की जाए और यह भी एक राजनीति का विशेष स्थान है, विशेष अंग है। जी, तो इस पर तो हम डिटेल से विकास जी आपके साथ बात करेंगे इस टॉपिक पे। उससे पहले हम थोड़ा सा आपकी लाइफ के बारे में लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी पृष्ठभूमि कहाँ से है और थोड़ा सा परिवार के बारे में थोड़ा सा। मैं जनपद गाजियाबाद के स्थित एक नगर पिलखुआ उत्तर प्रदेश में मैंने जन्म लिया, जो NCR में ही है, और मैं वहीं अभी भी अपना निवास और हमारा एक पैतृक आवास है, मैं वहीं से हूँ। और इसके साथ साथ मैं व्यावसायिक रूप से एक कंसल्टेंसी कंपनी को रन करता हूँ, कंस्ट्रक्शन कंपनी को रन करता हूँ, और मैं एक राइटर भी हूँ, तो फ्रीलांस राइटिंग भी करता हूँ, संपादकीय में लेखन करता हूँ। तो विकास जी, जैसे आपने बचपन में बताया कि जल्द ही आप पोलियो के शिकार हो गए थे और शिक्षा में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो आपने प्राइवेट एजुकेशन की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? जी, बिल्कुल।
मैं शुरू से ही कुछ अपने आप से प्रश्न करता रहा। मैंने बहुत सारे मुद्दों पर मेरे मन में प्रश्न उठते और फिर मैं उन्हीं प्रश्नों को उठा के खुद से ही लड़ता था। तो मैंने ये अपना एक अध्ययन किया कि हम लोग स्वाध्याय के माध्यम से शिक्षित क्यों नहीं हो सकते। ये देश जो है, लेकिन कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिसने मजबूर किया आपको प्राइवेट एजुकेशन लेने पर? देखिए, ऐसा है कि जब हम लोग घर से विद्यालय की ओर जाते तो हमें एक तो हमेशा एक ऐसा वातावरण रहा कि हम अपने से स्कूल तक नहीं पहुंच पाते थे। उस जमाने में ना कोई बाधा रहित वातावरण की परिभाषा समझता था, ना कोई रैंप जानता था, ना सीढ़ियां जानता था, ना कोई रेलिंग जानता था, ना कोई और इन सब चीजों को कि कोई व्यक्तिपूर्ण व्यवहार और तमाम तरीके की संवेदनशीलता समाज में हम लोगों को लेके अभद्र टिप्पणियां जो होती थी उस दौर में, तो वो सीधा तीर की तरह लगती थी। और उन सब बातों से विचलित हो जाने पर हमें ऐसा लगा कि हम इन माहौल में ये रह के कुछ पढ़ नहीं पाएंगे, अपन से परिपक्व हो जाए और परिपक्वता के बाद हम सबसे लड़ सकते हैं। लेकिन उस अवस्था में मुझे लगा कि मुझे कुछ इस समाज से हट के ही अपने आप को साबित करना पड़ेगा। तो कोई ऐसी परिस्थिति या कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद है जो स्कूल में आपके साथ घटा और आपने सोचा कि नहीं, मुझे अब खुद से स्टडी करनी है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं तकरीबन रोज जाता था तो मेरा एक जाने का माध्यम ये था कि पहले एक रिक्शा लगाया गया और वो रिक्शा डेली आता था। तो और कभी वो रिक्शा वाला नहीं आ पाता तो फिर मुझे देखना पड़ता था अभिभावकों की तरफ। और अभिभावक क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते व्यस्त रहते थे तो वो किसी संबंधी या पड़ोसी को दायित्व देते थे, तो वो मन ही मन मुझे लेके तो जाता था, लेकिन ऐसा लगता था कि किस वजन को बोझ को हम उठा के इसे वहां छोड़ के आ रहे हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि मुझे खुद से ऐसा लगा कि मैं एक बोझ सा बन रहा हूँ, क्योंकि उस समय देखिए ना इस तरीके का माहौल। आज हमारा देश और दुनिया में विकलांगता के तमाम सशक्तिकरण को लेकर बहुत जागरूकता आई है, क्योंकि उस स्थितियां उस समय नहीं थी। लेकिन बावजूद इसके मैंने फिर इन सब परिस्थितियों से लड़ते हुए स्वयं अध्याय से शिक्षा अर्जित की और फिर मेरा दिमाग अपने जो व्यवसाय से था वहाँ चला गया और फिर मैंने उसमें अपने आप को आजमाया। कहाँ तक आपने स्टडी की और क्या आपको प्राइवेट स्टडी करते हुए कोई दिक्कत आई? नहीं, प्राइवेट स्टडी करते जब आप एग्जाम देने जाते थे वहाँ का जो माहौल रहता था? जी 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 बिल्कुल। मैं कक्षा 8 तक 9 तक बड़े अच्छे से मैनेज करता रहा। विद्यालय कुछ मुझे छूट दे देते थे कि आप आ पाए कि नहीं आ पाए, लेकिन जब ऐसी स्थितियां आई कक्षा 10 में जब मैंने प्रवेश लिया तो मेरा सेंटर शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर पड़ गया। और जब वो 30 किलोमीटर दूर पड़ गया तो परिस्थितियां आई कि सुबह 5-6 बजे परीक्षा है और मुझे 30 किलोमीटर दूर जाना है। तो हाउ कैन बी पॉसिबिलिटी, कैसे संभव होगा कि मैं वहाँ कैसे जाऊंगा। तो इसके चलते मैं कक्षा 10 की परीक्षा ही नहीं दे पाया। तो मुझे बड़ा आत्मग्लानि हुई कि मैं अपनी निशक्तता के कारण ये परीक्षाओं से वंचित रह गया। तो मैंने ये तय किया कि मैं स्वाध्याय के बल पे इतना पढ़ूंगा कि कोई मैकाले की पद्धति के अनुसार मुझ पर भले ही शैक्षिक प्रमाण पत्र ना हो, लेकिन यदि कहीं शास्त्रार्थ और यदि कोई प्रतियोगिता होने लगे तो मैं स्नातक के समकक्ष अपने शिक्षा को सिद्ध कर सकूं। जी। बावजूद इसके फिर समय बीतता चला गया, तमाम शिक्षा में नए नए आयाम आए। तो मैंने इग्नू से VTT करी और बाद में BSW के लिए मैंने आवेदन किया। तो तब शिक्षा की स्थिति से मैं निकल पाया। इसी बीच फिर हम लोग अपने पैतृक व्यवसाय में चले गए और मेरी रुचि चूंकि अपने आप को सिद्ध करने में हो गई थी तो हम उस क्षेत्र में अपने मैं बिल्कुल उसी पे भी आऊंगा, उस पर भी हम बात करेंगे डिटेल। इस बीच ये बताएं कि बचपन की अभी आपकी बातें चल रही हैं तो बचपन बड़ा अहम होता है, सब याद करना चाहते हैं। तो इस प्रोग्राम में मैं अक्सर सबको उनके बचपन में ले जाता हूँ। तो एक और बात आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आप छोटे थे और खेल कूद में क्या आपकी रुचि थी, आपके जो सहपाठीगण थे उनके साथ भी आपको डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा, या वो वाली घटनाएं भी आपको विचलित करती थी?
जी बिल्कुल बिल्कुल, खेल कूद की भावनाएं होती थी और खेल का मन भी होता था, लेकिन उस वक्त में हम लोग खेल के उपयुक्त नहीं होते थे और पैरा गेम्स का भी इस देश में इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी। हमें तो पैरा गेम के विषय में मालूम ही नहीं था, तब कुछ होता था। नहीं, मैं तो गली आस पड़ोस में जो दोस्तों के साथ खेलते हैं वही मैं बात कह रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा समाज संवेदनशील है। कुछ एक मित्रजन ऐसे थे तो जिन्होंने बहुत ज्यादा सहयोग दिया, अपने साथ अवसर दिया खेलने का भी। और कभी कभी तो मैं, क्योंकि मेरी विशेषता इस प्रकार की थी कि मैं अच्छे सामान्य व्यक्ति से भी बेहतर क्रिकेट खेलने लगा। तो वो लोग मुझको रनर देते थे और मैं बड़ी अच्छी बैटिंग कर लेता था। तो मेरी काफी ख्याति हुई अपने ही गली और अपने मोहल्ले में, और मैंने अपने आप को वहाँ कुछ सिद्ध करा, मुझे आत्म प्रसन्नता हुई। और बहुत मित्र संवेदनशील जो होते हैं, सहयोग की जो भावना रखते हैं, जिनमें मैत्री भाव होते हैं, उनका स्नेह भी मुझे मिला है जी। ऐसा नहीं है कि पूरा समाज एकता होता है। अच्छा, ये बताएं जी, जो आप से हैं, क्या ये भी एक फैक्टर था? क्योंकि आज तो अवेयरनेस, जैसे आपने खुद कहा कि देश के हर कोने कोने तक जागरूकता बढ़ रही है, उस समय ऐसा नहीं था। तो यूपी में जो कहा जाता है कि जो अवेयरनेस का लेवल है वो बहुत कम रहता है, चाहे हम कंपैरेटिवली बात करें सो कॉल्ड जनरल सोसाइटी की करें, चाहे डिसेबल की करें। डिसेबल की जब बात होती है तो ये फैक्टर कुछ ज्यादा बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या आप मानते हैं कि यूपी में होने का भी कुछ खमियाजा आपको रहा, वहाँ इतनी जागरूकता नहीं थी डिसेबल? बिल्कुल निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश देश का बढ़ी जनसंख्या के दृष्टिकोण से एक मुख्य राज्य है, आबादी के से मुख्य राज्य है। लेकिन यहाँ शासकीय स्तर पे, सरकारी स्तर पे सुविधाओं का बहुत ज्यादा अभाव था। और अगर हम उस वक्त की बात करें तो आपको बताना भी एक उसका व्याख्यान भी मुश्किल होगा कि कैसी योजनाएं, कैसा सहयोग। क्योंकि मेरा जो कार्य करने का अपने लोगों के लिए मन हुआ, वो तब हुआ जब मैं अपने ही विकलांग प्रमाण पत्र को बनवाने अपने शहर से तकरीबन 27 किलोमीटर दूर गया था। तो वहाँ बहुत लंबी कतार लगी थी और मुझे उस प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए उस लाइन में खड़े होने से कुछ राहत मिल गई, क्योंकि मेरा परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमि से था। तो मैंने वो जब अपने स्तर से थोड़ी देर उन लोगों से बात की तो कोई गाजियाबाद से लगभग 45 किलोमीटर दूर गढ़मुक्तेश्वर से आया था, कोई बाबूगढ़ से आया था, कोई सिंभागी से आया था, क्योंकि हमारा बड़ा जनपद उस समय बड़ा होता था। इधर यमुना के छोर से और गंगा के छोर तक जनपद था। तो मैंने देखा कि अगर विकलांग प्रमाण पत्र के लिए, स्वयं की विकलांगता को प्रमाणित करने के लिए लोगों को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो अन्य सुविधाओं का क्या हाल होगा। अब आप आज ही के हालात यूपी के देख लीजिए कि जो उत्तर प्रदेश में विकलांगजनों के आयुक्त हैं, उन आयुक्त महोदय का आज के युग में भी ईमेल एड्रेस नहीं है। तो उस समय क्या स्थिति रही होगी। आज के युग में भी विकलांग जो सशक्तिकरण विभाग है, उसका योजनाओं का प्रचार का स्तर बहुत ज्यादा निम्न है। तो उस समय क्या हालत रही होगी 3 दशक पहले। तो वास्तव में उत्तर प्रदेश में जागरूकता का अभाव है, कानून के क्रियान्वयन का अभाव है, और इसमें विशेषजन और दिव्यांगजन विकलांगजनों की बात करें तो इसकी स्थिति बहुत ही निम्न थी। अच्छा, ये बताएं कि जो अभी हम बात कर रहे हैं आपके बचपन की, आपकी स्टडी को लेके, पहले तो हम लिसनर्स चाहते हैं कि आप लिसनर्स को अपनी रुचि बताएं, आपके शौक क्या है, आपकी हॉबीज क्या है। देखिए, मेरा शौक तो बचपन से कुछ थोड़ा लिखने का था, क्योंकि स्वाध्याय का मुझे बहुत शौक था और मैं कुछ ना कुछ लिखने का शौक मुझे था और अभी भी है। लिखता रहता हूँ, जब भी समय मिलता है कुछ लिखता हूँ। और मुझे व्यंजनों का बहुत शौक रहा। और इसके अलावा मेरा एक शौक, सब कुछ मेरा एक जुनून बन के रह गया। फिर मेरा सारे शौक मेरे जुनून पर हावी हो गए, और वो जुनून था कि मुझे अपने लोगों के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए, उनको संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए, उनको उनके अनुकूल वातावरण दिलाने के लिए बहुत कुछ करना है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि जैसे हम पहले भी बात कर रहे हैं, उस समय में और आज के समय में बहुत कुछ बदला है, तो एक सबसे बड़ी चीज जो बदली है वो आपको क्या लगती है?
नहीं, देखिए उस समय में और इस समय में जो सबसे बड़ी चीज बदली है वो ये है कि जागरूकता एक जो संचार क्रांति के माध्यम से आई है, उससे एक अंतिम लाइन के अंतिम व्यक्ति तक अधिकारों के विषय में जागरूकता लोगों को बिल्कुल पहुंच चुकी है। और उस समय जो जागरूकता का अभाव था, उस कारण लोगों को निराशा हाथ लगती थी, उन्हें अपने अधिकारों से भी वंचित रहना पड़ता था। तो जागरूकता का जो परिवर्तन आया है ये संचार क्रांति के माध्यम से, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। और अगर मैं जानना चाहूँ कि जो नहीं बदला है वो क्या होगा, जो पहले भी था और अभी भी वही है? देखिए, वो है नजरिया। समाज के अधिकांश लोगों का नजरिया आज भी वही है जो पहले था कि ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और बस एक फॉर्म पूरा करना है कि भाई इनका एक ही आरक्षण है तो इसे क्रियान्वित करके इन्हें सहयोग दे दो। सहयोग के नाम पे आज भी बड़े राजनीतिक और सत्ताधारी पक्ष की ओर से सिर्फ एक उन लोगों को ट्राईसाइकिल और वैसाखियां देकर अतिश्री, अपने कर्तव्यों की अतिश्री समझा जाता है। तो उनका नजरिया, अगर ये नजरिया हो जाए कि ये इनकी भागीदारी हमें कहीं बहुत आगे ले जा सकती है, अगर वो दुनिया के बहुत बड़े खगोल शास्त्री स्टीफन हॉकिंग के नजरिए से हम लोगों को देखें तो वास्तव में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। तो ये नजरिया अभी तक नहीं बदल पा रहे हैं लोग, और ये नजरिया अगर बदले तो हम लोग बहुत अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं। विकास जी, ये बताएं कि जैसे आपने बोला आप अपने पैतृक व्यवसाय में चले गए, तो क्या वहाँ आपको आपकी फैमिली का पूरा सपोर्ट मिला जब वहाँ भी आप लड़ झगड़ कर गए? और क्यों आपने गवर्नमेंट जॉब्स को प्रेफर नहीं किया, अपना स्वयं का व्यवसाय चुना? देखिए साहब, गवर्नमेंट जॉब के लिए मेरा ये था कि मैं एक क्षेत्र विशेष में सीमित बन के रह जाऊंगा। आप मानिए कि कोई जिलाधिकारी एक भारत की सर्वोच्च शिक्षा IAS के प्राप्त करने के बाद एक जनपद का जिलाधिकारी बन जाता है और उसकी भावनाएं और उसका नजरिया निःशक्त जनों के लिए बहुत ज्यादा सहयोगात्मक है, सकारात्मक है। बावजूद इसके वो हिंदुस्तान के सिस्टम को ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि उसका क्षेत्र एक विशेष और सीमित हो गया। तो मुझे क्षेत्र विशेष से बाहर निकलना था और मुझे पूरे राष्ट्रीय पटल पे, और मैं अपने अंदर जो भावनाएं रखता हूँ वो तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे निःशक्त जनों के लिए कुछ करने की रखता हूँ। तो सिर्फ इस दृष्टिकोण से, क्योंकि व्यवसाय अपने आप को सिद्ध करने का एक माध्यम होता है, अपने आप को अपनी क्षमताओं को सिद्ध करने का माध्यम होता है, और इसके साथ साथ अपने परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी को उठाने का माध्यम होता है। तो इसलिए मैंने उसका चयन किया। जी, तो पैतृक व्यवसाय में कोई चैलेंजेस आए? देखिए, चैलेंजेस तो हमारे जीवन में हमारी विकलांगता के साथ ही जुड़ गए, तो चैलेंजेस तो साहब रहेंगे ही रहेंगे। चैलेंजेस वहाँ भी आए। कोई ऐसा इंसिडेंट जो बहुत जिसको आपने ओवरकम किया? नहीं, अगर देखिए हम लोगों में आत्मविश्वास का लबालब भरा हुआ है तो वो चैलेंजेस इतने मायने नहीं रखते। तो फैमिली ने आने दिया, मतलब फैमिली इंटरेस्टेड थी कि आप पैतृक व्यवसाय को ज्वाइन करें? जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो किस तरह का काम आप वहाँ करते थे कंस्ट्रक्शन में? मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में, हम लोग जब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे टेंडर को डालना, टेंडर के बाद उस निर्माण कार्य को पूर्ण कराना, साइट पे खड़ा होना, और इसके अलावा साथ साथ जो मेरा प्रकाशन का काम था वहाँ खुद बैठता था। वहाँ जो पार्टियां आती थी उन सबको ऑर्डर लेना, उनको सारे कार्य को पूर्ण करा के उन तक पहुँचाना, सारा कुछ मैंने काफी अच्छे ढंग से किया। पंडित जी, क्या एक रीजन ये भी था कि आप घर से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए आपने किसी सरकारी व्यवसाय को नहीं चुना जो गवर्नमेंट जॉब में? नहीं, देखिए, मैं सरकारी व्यवसाय को ना चुनने का कारण आपको बता चुका हूँ। मेरे परिजन खुद चाहते थे कि मैं और अधिक उच्च शिक्षा प्राप्त करके सरकारी सेवा में जाऊं और मेरी लाइफ सेटल हो जाए, लेकिन मेरा जीवन का उद्देश्य जो शुरू से था वो अपने लाइफ सेटल करने से ज्यादा अपने समाज के अपने वंचित साथियों के अंतिम लाइन के अंतिम व्यक्ति तक उनके अधिकारों को पहुंचाने का उद्देश्य था।
तो आपने बताया कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने से आपको उस समय लगा कि अब मुझे काम आना चाहिए, तो आपने डिसेबिलिटी सेक्टर में आप कब आए और सबसे बड़ा आपको क्या लगता है कि आपने किस एरिया में काम किया? मैंने वर्ष 1995 में हम लोगों के लिए जो कानून बना उसका पूरा अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद हम लोगों ने उसके क्रियान्वयन को लेकर सर्वाधिक काम किया और अभी भी उसके संशोधन पे काम किया और उसके जो नए हमारा विधान स्वरूप भारतीय संसद में प्रतीक्षारत है उसके निर्माण में भी हमने अपना पूर्ण सहयोग किया। अपने रूप से जो उसमें संशोधन होने की गुंजाइशें थी उन तमाम सिफारिशों को मैंने भारत सरकार की स्टैंडिंग कमेटी को भेजा, भारत सरकार के मंत्रालय को भेजा। और इसके अलावा बाधा रहित वातावरण की यदि हम बात करें, सबसे पहली चीज है भारत में जो हमारे निशक्तजन रहते हैं उनको समान एक माहौल मिले, अवसर मिले, बाधा रहित वातावरण मिले। यदि वो घर से निकल गए और वो स्कूल चले गए, यदि वो अस्पताल चले गए, यदि वो बाजार चले गए, यदि वो तमाम अपने जो उनका उद्देश्यपूर्ण स्थान है वहां तक चले गए, तो वो उनकी विकलांगता समझिए शून्य रह जाएगी। क्योंकि यदि वो घर से ही नहीं निकल पाएंगे तो वो फिर तमाम उन बाधाओं में उलझे रह जाएंगे। तो मैंने सार्वजनिक बाधा रहित वातावरण की स्थापना के लिए काम किया। मैंने अपने इर्द गिर्द के जितने भी ऐसे संस्थान थे जहां इसका कोई मायना नहीं पता था, मैंने उन पे काम किया। और जो लोग जानते नहीं थे कि 1995 PWD एक्ट क्या है, उनको ये बताया कि देश में ये कानून भी है, इसके क्रियान्वयन की गुंजाइश है, आप इसको करिए। तो मैं सिर्फ लेके अपने गांव और शहर के आसपास के जिले से और विकलांग जनों को उनके प्रमाण पत्र सहजता के साथ दिलवाना, उनको कृत्रिम अंग उपलब्ध कराना, उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करना, उनको व्यवसाय के प्रति जागरूक करना, सरकारी जितनी भी योजनाएं थी उनका अपने स्तर से प्रचार करना और फिर उनका उन लोगों को उसका क्रियान्वयन के साथ उनको उपलब्ध कराने के लिए बहुत काम किया। सर्वाधिक बाधा रहित वातावरण के क्रम में मैं सर्वोच्च न्यायालय में इसकी स्थापना के लिए काम किया। दिल्ली में CVC सेंटर जहाँ एक नगर निगम का बहुत बड़ा कार्यालय होता है, उसमें बनने के बाद मैंने उसको एक्सेस किया और वहाँ उसकी स्थापना का काम कराया। और एक क्षेत्र नहीं है, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो IAS PCS के कैटेगरी में रिजर्वेशन को हमने उस सरकार को ये पत्र लिखा और वो मांग सरकार द्वारा मानी गई। इससे पूर्व भी हमने अटल जी की सरकार में एक अन्य विकलांग आयोगों की भांति एक आयोग की स्थापना को पत्र लिखा और माननीय अटल जी की सरकार ने अंतिम क्षणों में वो हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और देश में पहली बार राष्ट्रीय विकलांग आयोग का गठन किया। उनके बाद भले ही कोई सरकार उसका पुनरावृत्ति नहीं कर सकी, लेकिन वो उस समय में वो मांग माननीय अटल जी की सरकार ने मानी और उसकी स्थापना की थी। जी, डिसेबल हेल्पलाइन जो आपने शुरू की, इसका मकसद क्या था, क्या आपके जहन में आया? अभी भी बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि इस तरह की कोई डिसेबल हेल्पलाइन चल रही है, जबकि इसकी बहुत जरूरत है और ये बहुत सराहनीय कार्य है। वी अप्रिशिएट, वी कांग्रेचुलेट फॉर बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। जब इस देश की सरकार को जनता की याद आई कि यदि कोई अपराध होता है तो आप 100 नंबर डायल करें, आखिर उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो उसका कारण है कि तुरंत लाभ। लेकिन जो सामान्य जन नहीं है, जो अपने घर से नहीं निकल सकते, जिन युवतियों ने, जिन युवकों ने, गांव के युवकों ने, पर्वतीय विकलांगों ने और तमाम समुद्री तटीय क्षेत्रों के विकलांगों ने, आदिवासी विकलांगों ने अपने घर की दहलीज तक तो नहीं लाना इस विकलांगता की बाधाओं के चलते। यदि उनके साथ कोई किसी भी प्रकार का अपराध हो रहा है, यदि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, यदि उन्हें जागरूकता का भाव है, तो एक ऐसी हेल्पलाइन भारत सरकार की ओर से होनी चाहिए थी। और जब मैंने देखा कि भारत सरकार की ओर से कोई भी अभी तक भी, आज तक भी कोई अधिकृत हेल्पलाइन नहीं है, तो मैंने अपने स्तर से अपने अब तक के जितने भी मैंने संसाधन मेरे पास है उनके माध्यम से हमने फेसबुक के, व्हाट्सएप, मैसेंजर, मैसेज, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल के माध्यम से हमने ये एक डिसेबल हेल्पलाइन शुरू की,
जिससे कोई भी यदि देश का किसी भी कोने का कोई भी विकलांगजन अपनी कोई समस्या को हमसे शेयर करता है तो हम उससे संबंधित समस्या के निवारण के लिए हर स्तर पर सहयोग करते हैं। यदि कोई वो गंभीर समस्या में है तो हम उसकी तुरंत मदद करते हैं। मकसद यही है कि कोई भी विकलांग किसी जागरूकता के अभाव में, सहयोग के अभाव में और इस तरीके की एक सुविधा के अभाव में अपने शोषण का शिकार न हो। मैं आनंद आचलेकर हूँ, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया का मानद सेक्रेटरी हूँ। मैं आप सबका उड़ान चैनल पे स्वागत करता हूँ। नैब इंडिया ये भारत में सबसे पुरानी संस्था है। यहाँ दृष्टिहीनों के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये नौकरी अपनी काबिलियत की वजह से मिली है और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए आप हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info। आप कॉल कर सकते हैं 022-6683-8637। पंडित जी, 2 सवाल है मेरे इससे रिलेटेड। एक तो सवाल ये है कि किस तरह की समस्या या क्या इस डिसेबल हेल्पलाइन का लोगों को लाभ मिल रहा है? आपके पास अलग लोगों के फोन आते हैं तो ये चैलेंजिंग है। तो दूसरी बात ये, क्या आपने सरकार को भी लिखा कि कुछ आपकी ये हेल्पलाइन होनी चाहिए? जी बिल्कुल, सरकार को हम लोगों के मेरा मानना ये है कि यदि मैं अपने कहीं किसी दफ्तर से, अपने किसी कार्यालय से, अपने किसी आवास से एक क्षेत्र विशेष के लोगों को लाभान्वित कर रहा हूँ तो वो उसका लाभ सिर्फ एक क्षेत्र तक मिलेगा। लेकिन एक कानून के मजबूत क्रियान्वयन से और उसके निर्माण से हम पूरे राष्ट्र के निशक्तजनों को उससे लाभान्वित कर सकते हैं। इसीलिए मैं संवैधानिक अधिकारों के क्रियान्वयन और निगरानी पर काम करता हूँ। मेरा मकसद यही था। और सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स, सबसे ज्यादा मांग आज रोजगार को लेकर हमारे सामने आ रही है। हर एक विकलांग व्यक्ति रोजगार से पीड़ित है। भारत सरकार का कहना है कि हमारी आबादी तकरीबन 3% के आसपास है और हमारा रिजर्वेशन भी 3% इस भारत के संविधान में वर्तमान व्यवस्था में है। तो बावजूद इसके हम लोग के बीच अभी भी बेरोजगारी की संख्या इतनी क्यों है? क्योंकि ये एक आंकड़ा ही झूठा है। हमारी जनसंख्या देश में लगभग 9 और 10% के बीच में, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक और WHO भी स्वीकार कर चुका है। तो उसके नाते ये आरक्षण बहुत बड़ा काफी है। इसके लिए ये बिल्कुल दोगुना होना चाहिए, जो RPWD एक्ट में बिल्कुल प्रावधान के लिए प्रस्तावित है, जो सदन में है। तो रोजगार के अलावा यदि कहीं कोई विकलांग किसी आपराधिक शोषण का शिकार हो रहा है, किसी आर्थिक शोषण का शिकार हो रहा है, कहीं कोई वो बाधा रहित वातावरण का शिकार हो रहा है, त्रिपूर्ण व्यवहार का शिकार हो रहा है, इस तरीके की तमाम तरीके की सुविधा हमारे पास शिकायतें आती हैं और फिर हम उनके निस्तारण के लिए संबंधित विभाग से बात करते हैं और उनके निस्तारण के लिए कॉरेस्पोंडेंट करते हैं और इसके लिए पूरा हमारे यहाँ एक व्यवस्था है। उसकी फाइल बनाई जाती है, उसकी लड़ाई, हम कानूनी लड़ाई, उसका कॉरेस्पोंडेंट हम ही लड़ते हैं। पंडित जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी हेल्पलाइन का नंबर एक बार श्रोताओं के साथ साझा कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा हेल्पलाइन का लाभ उठा सकें। बिल्कुल। मेरी हेल्पलाइन का नंबर है 9837524788 और दूसरा नंबर है 9568825825। जी पंडित जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि आप हमने रिसेंटली भी आपको देखा, जो इंडिया गेट पे प्रोग्राम हुआ था वहाँ भी आप थे।
और आपके काफी पोस्ट आती रहती हैं जो आप डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट के साथ बहुत नजदीकी से जुड़े हुए हैं। तो सरकार का रवैया डिसेबिलिटी को लेके, मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ, यूपी में इसके बाद आऊंगा, आपको क्या लगता है पिछली सरकार ज्यादा थी या दोनों थी? कैसे लगता है सरकार का रवैया डिसेबल को लेके कैसा है? देखिए, प्रशासनिक यदि स्तर पे देखा जाए तो विभाग अपने स्तर से जो कार्य कर रहा है वो उसे बहुत ज्यादा मानता है, लेकिन हम लोगों के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो वो अभी नाकाफी है। और सरकारों की यदि बात करें तो सरकार आती है जाती है, सभी लोग अपने अपने स्तर से हमारे लिए काम करने का दावा करते हैं, लेकिन सरकार की जो विशेष योजना भर रह गई है वो इतनी रह गई है कि दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग वितरण का कैंप आयोजित किया जाए और वहाँ उसके वितरण के समय में अच्छी फोटोग्राफी हो और उसके साथ वो कार्य संपन्न हो जाए और हमारे दायित्वों की अतिशरी हो गई। लेकिन अब काफी कुछ एक अधिकारी मंत्रालय स्तर पर भी एक नए ऊर्जा के साथ जुटे हैं जो हम देखने को लगा है, और यदि कहीं कोई वो कमी कर भी रहे हैं तो हम निरंतर अपने प्रयासों से उनको जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। सिर्फ अपने साथियों को नहीं, उनको भी जागरूक हम कर रहे हैं, उनको भी हम सक्रिय कर रहे हैं, उनको भी गति दे रहे हैं। और जो वर्तमान सरकार है इसने कुछ एक अच्छे कदम उठाए हैं और हम आशा करते हैं कि ये और ज्यादा सकारात्मक के साथ हमारे लिए कुछ करेगी। जी पंडित जी, आपने पहले जो बात की थी अपने नजरिए को लेके, समाज के नजरिया जो अभी तक नहीं बदला है, तो जो दिव्यांग शब्द हमें दिया गया है, आप भी इसके फेवर में हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये सरकार की एक नकारात्मक जो सोच है वो बाहर आई है? इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्टर इसको अपोज कर रहा है, तो फिर से जो पैट्रियोटिक माइंडसेट है वही हमें नहीं दे गए। ये एक शाब्दिक अर्थ है, और जिस प्रकार से हमारे यहाँ एक साहित्य में पर्यायवाची शब्दों की व्यवस्था होती है, और वो देखिए सम्मान के साथ किसी भी नए शब्द को गढ़ा जाए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि राजस्थान में हमें विशेष योग्य जन कहा जाता है, यदि हमें निशक्त जन कहा जाता है, यदि कहीं अशक्त जन कहा जाता है, कहीं विकलांग जन कहा जाता है, तो भावनाएं सिर्फ ये हैं कि हम लोगों की विकलांगता को चिन्हित करने के लिए, संकेत करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने अपने ओर से एक नया शब्द गढ़ा, दिव्यांग, यानी कि कुछ दिव्यता इनमें है, उसको समझे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की भावनाएं साफ है कि वो हमारे प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं, लेकिन सिर्फ शब्द के साथ ही सब कुछ नहीं होने वाला है। इनके लिए बहुत कुछ करने की अभी आवश्यकता है, तो उस पहलू पे भी माननीय प्रधानमंत्री काम करें, और जो कर रहे हैं उस पे हमारे क्षेत्र के गंभीर और सक्रिय लोगों से बात करें, वार्तालाप करें, और मजबूत रूपरेखा बने। हमारा सदन में जो बिल है ये पारित हो, तब जाके हम मानेंगे कि वास्तव में हमारे प्रति इन लोगों का रुख सकारात्मक है। जी, तो अब थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ पे आते हैं, फिर हम यूपी की बात करेंगे। पंडित जी, एक तो ये वैसे ही मैं जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरे में भी क्यूरियोसिटी है कि ये जो पंडित शब्द आप यूज करते हैं, तो क्या आपने ये पंत्याई भी की हुई है या ये आपका पैतृक नेम है? एक, और दूसरा थोड़ा सा क्या आप अपने वैवाहिक जीवन के बारे में लिसनर्स के साथ शेयर करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि पंडित जो शब्द है इसका अर्थ ये है कि जो लोग हमारे यहाँ कुछ लोग इसका अर्थ ये समझते हैं कि जो ब्राह्मण होने के साथ ब्राह्मण का कर्म करता है वो पंडित होता है, और हम लोगों के यहाँ विभिन्न साहित्यकारों ने इसका व्याख्यान ये करा है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। कबीर जी ने कहा है, पूती पत्रा भय पढ़े भय न पंडित होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। तो मैं कबीर जी के अंतिम लाइन से प्रभावित हुआ, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। मैं भले ही ब्राह्मण जाति से हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को प्रेम के अनुकूल पाया। मुझे प्रेम और स्नेह
बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए मैंने इस शब्द का चयन किया। जी, और वैवाहिक जीवन। जी, हेलो। जी 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 जी, वैवाहिक जीवन के बारे में मैं पूछ रहा था। वैवाहिक जीवन में साहब मेरा एक पहला रिश्ता आया, मुझे बड़ा असहज लग रहा था। मैं विकलांगताग्रस्त था, मेरी पत्नी बिल्कुल सामान्य थी, सुंदर थी, सुशील थी, शिक्षित थी। तो मेरी उनसे वार्तालाप हुई। वार्तालाप के बाद मैंने कहा कि कुछ जीवन के जो सुख है, कुछ आनंद है, वो मैं आपको कभी नहीं दे पाऊंगा। जिस तरीके से कभी आपका मन यदि ये हुआ विवाह के उपरांत कि आपको बाइक पे सफर करना है, तो मैं बाइक नहीं चला सकता हूँ। आपका यदि मन ये हुआ कि हम लोगों को आज सड़क पे टहलना है, तो मैं आपके साथ 4 कदम नहीं चल पाऊंगा। लेकिन स्नेह और प्रेम की जो स्थिति है वो सदैव आपके प्रति जितनी भी रहेगी, निष्ठा के साथ रहेगी। तो उन्होंने मेरी आत्मीयता को देखा और वो न जाने किस चीज से प्रभावित हुई और उन्होंने मेरे को स्वीकार किया। तो हम लोगों के परिवारों की सहमति से ये विवाह संपन्न हुआ और अभी मेरी पत्नी और मेरे पास 2 पुत्रियां अभी हैं। तो ये आपका पहला ही रिश्ता था जिसमें आपका एक्सेप्ट हो गया, या इससे पहले जिस तरह आम लोगों के साथ होता है तो वहाँ आपके साथ भी? मुझे ईश्वर की कृपा से कोई एक ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा और मैं पहला ही रिश्ता आया और मुझे स्वीकार कर लिया गया। मेरी पत्नी ने मुझे बहुत सहजता के साथ स्वीकार किया और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ कि एक निशक्तताग्रस्त व्यक्ति को उन्होंने मेरे व्यवहार के आधार पर स्वीकार किया। जी, पंडित जी ये बताएं कि यूपी की थोड़ी सी बात करते हैं, वहाँ पर कोई विशेष कार्य आपके चल रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं? यूपी में आए दिन अखबार में हमें लड़कियों के साथ बलात्कार की घटना, मैं विकलांगता के में बोल रहा हूँ, अभी रिसेंटली हमने थोड़े कुछ दिन पहले एक स्टोरी कवर की थी, शकुंतला यूनिवर्सिटी में वहाँ आरक्षण नहीं दिया जा रहा प्रॉपरली, उनके मिस यूज किया जा रहा है, वहाँ उनको मिलने नहीं दिया जाता। तो यूपी में कैसे देखते हैं आप सिचुएशंस विकलांगों की? क्या आपके समय जब आप पढ़ते थे, जब आप यंग थे, उस समय में लेकर बदलाव आया है, या यूपी की कहानी जैसे पहली थी अभी भी वैसी है? नहीं साहब, देखिए पहले बहुत सारी स्थितियां थी, सूचना प्रौद्योगिकी का अभाव था, क्रांति का अभाव था, संसाधनों का अभाव था। आज यदि कहीं कुछ दिक्कत होती है तो मेरे पास तमाम शकुंतला यूनिवर्सिटी हो या जो चित्रकूट का विकलांग विश्वविद्यालय है या लखनऊ स्थित विश्वविद्यालय, इलाहाबाद स्थित जो हमारे अपने सरकारी छात्रावास हैं, तमाम जगह से यदि कोई शोषण या इस तरह की दिक्कत होती है तो हम लोगों तक कोई सूचना आती है तो हम उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई कराते हैं और हमारे साथी इतने जागरूक हो गए हैं, संगठित हो गए हैं कि हम उनका बहुत सहजता से उन सभी समस्याओं का निस्तारण कर लेते हैं। लेकिन देखिए साहब, अभी भी बहुत ज्यादा जागरूकता का अभाव उत्तर प्रदेश में है, सूचना क्रांति का अभाव है, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि में अभी इतनी क्रांति नहीं आ पाई है और खासतौर से महिला विकलांग जनों में, निशक्त युवतियों में अभी इसका बहुत ज्यादा अभाव है। वो अपने शोषण को बहुत सहजता से झेल रही हैं और उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है और सरकार का जो उत्तर प्रदेश में प्रयास है वो बहुत नाकाफी है। क्या एनजीओज भी, आपको लगता है कि बहुत सारी ऐसी एनजीओज हैं जहां दिल्ली से वो लीड करती हैं, लेकिन यूपी जैसे जहां अकेली यूपी नहीं, जिन जगह पे भी बहुत अवेयरनेस की कमी है, एक वहां पर एक बड़े अभियान की जरूरत है, एक सीवीआर जो विलेज में बिल्कुल बड़े अभियान की जरूरत है और इसमें हमें और आपको साझा अभियान चलाने की आवश्यकता है। और साहब, एनजीओ के विषय में तो ये कहूंगा कि एक एनजीओ की परिभाषा तो ये है कि वास्तव में वो इतना खूबसूरत काम करते हैं कि उन लोगों का जितनी प्रशंसा और जितना सम्मान किया जाए कम है। और एक एनजीओ वही स्थिति में होता है जो बिल्कुल जमीन से अलग हवाओं में चल रहे होते हैं और तमाम एक भ्रष्टाचार का प्रतिबिंब बन के रह गए हैं। तो एक तरह की स्थितियां हैं। इस विषय पे हम लोग टिप्पणी करना उचित नहीं समझते, क्योंकि ये एनजीओ जो भी कर रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं
तो इनका वो बड़ी महानता है, बड़ा बड़प्पन है। और जो नहीं कर रहे हैं या जो गलत कर रहे हैं तो उनके लिए सरकार निगरानी रखे, हमारे अपने स्वयं के लोग निगरानी रखें। और यही हमारा मकसद है कि जागरूकता से हम इन सभी प्रकार की गतिविधियों को निगरानी रख के अपने अच्छे और बुरे को होने से और ना होने से रोक सकते हैं। तो इस अभियान की बात उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा जरूरी है, मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा जरूरी है, बिहार में बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसमें कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं, कोई सेमिनार वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, जो आपका कोई प्रोजेक्ट है विशेष लोगों को अवेयर करने का? बिल्कुल। मैं संचार क्रांति के माध्यम से ये प्रयासरत हूँ कि देश के विभिन्न प्रांतों के, विभिन्न जनपदों के, विभिन्न नगरों और गाँव तक एक एक व्यक्ति मेरे संपर्क में आ पाए, जनपद स्तर पे आ पाए। उनसे मैं कहता हूँ कि आप अपने नीचे हमारे एक टीम बनाइए जो जागरूकता पे काम करे, भले ही वो किसी भी समिति में है, भले ही वो किसी संगठन में है, भले ही वो किसी संघ में है, भले ही किसी मंच में है, वो लोग संगठित हो और इस क्षेत्र में काम करें। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के साथ आप जुड़े हुए हैं, और कैसे देखते हैं आप इस अभियान को? और आरपीडी बिल के बारे में क्या आपके पास कोई अपडेट है, क्योंकि आप वहाँ भी जुड़े हुए हैं, कब तक आने की संभावना है? देखिए साहब, एक्सेसिबल इंडिया के अभियान के लिए बात मैं ये करता हूँ कि यदि मैं आज भी एक कोई बिल्डिंग को एक्सेस करने लगूँ तो मैं भारत सरकार की इसी मंत्रालय की बिल्डिंग में एक्सेस करके कुछ कमियों को उजागर कर सकता हूँ। लेकिन उन लोगों ने एक अभियान प्रारंभ किया है, एक योजना लॉन्च की है हमारे लिए, एक शुरुआत हुई है, तो हमें उस शुरुआत में अपनी भागीदारी देनी है, उन कमियों को भी उजागर करना है और उस परियोजना को भी लागू कराना है। और ये देश के सिर्फ महानगरों तक सीमित ना रह जाए, ये देश के आम नगरों तक पहुंचे, ग्रामीण स्थिति तक पहुंचे। इसी के लिए हम इस योजना को पूरी शिद्दत के साथ इसमें घुस के इसकी कमियों को, शुरुआती कमियों को नजरअंदाज करके इसके क्रियान्वयन पे सकारात्मक नजरिए के साथ इसके सफल होने के लिए हम लोगों से आह्वान करते हैं कि इस अभियान में वो खुद की भागीदारी दें, वो समझें कि खुद हम एक ब्रांड एम्बेसडर हैं इसके। भले ही सरकार ने हमें मनोनीत नहीं किया है, हम इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं और हम इस योजना को निश्चित रूप से 100% क्रियान्वित कराने में अपना योगदान देंगे। आरपीडी बिल के बारे में जी, आरपीडी बिल के बारे में कोई अपडेट है आपके पास लिसनर्स के लिए? नहीं पता आरपीडी बिल सर, भारत सरकार के मंत्रालय ने संसद भेजा, बहुत दिन वहाँ रहा, फिर उसके बाद बड़े हम लोगों के प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया, उन लोगों ने हमसे विचार मांगे, हमने साझा किए, उसके बाद ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स पे चला गया, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इस बिल को पीएमओ को रेफर किया है, जबकि आमतौर पे ऐसा नहीं होता है। तो उसका क्या आशय है, क्या मंशा है, हम इस पे माननीय मंत्री और अधिकारियों से रोज वार्ता का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार के अधीन तमाम बिल हैं, तमाम काम हैं, तो कुछ गतिविरोध होते हैं, कुछ अवरोध होते हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम इस बिल को संसद से ये आशा रखते हैं कि वो इसको पास करके और एक कानूनी दर्जा दे और इसका फिर क्रियान्वयन कराने पे हम लोग काम करें। और यदि ऐसा नहीं होगा तो हम फिर सड़क के रास्ते आएंगे, आंदोलन के रास्ते आएंगे, और कोई भी तरीका हो, अपने जो पूर्व जन हैं, अपने जो पूर्वज हैं, जिन क्रांतिकारियों की बदौलत भारत में 1995 में जैसा कानून पीडब्ल्यूडी एक्ट बना, तो हम उनकी किसी भी क्रांति को, किसी भी उनके जो संघर्ष की गाथा को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और निश्चित रूप से आशा करते हैं कि सरकार इसे सकारात्मक रूप से लेते हुए सहजता से इसको क्रियान्वित करेगी और इसे पारित करेगी। पंडित जी ये बताएं, और थोड़ा सा फिर से आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में आते हैं और फिर समाज की ओर हम चलेंगे थोड़ा सा। अगर एक मोमेंट लिसनर्स को जाननी हो आपकी जीवन में, जो एक भावुक मोमेंट एक आपकी लाइफ की होगी, तो वो क्या होगी? देखिए साहब, ऐसी तो हम लोगों ने तमाम इमोशनल मोमेंट्स को महसूस किया है और देखा है, लेकिन मैं जब अभी पिछले कुछ दिनों राजस्थान से खबर आती है कि कुछ मूक बधिर युवतियों को दुष्कर्म का शिकार बनाया गया, और मैंने उस संदर्भ में अपने स्तर से वहां तक बात की, उनके स्थितियों तक पहुंचा, उनके परिजनों तक पहुंचा, तो मैं बहुत ज्यादा विचलित हो गया कि एक निश्चित जनों में जो मूक बधिर की श्रेणी होती है, उनके साथ एक ऐसा अन्याय कि
कि जिसके साथ जुल्म हो रहा है वो चाहकर भी अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पा रहे। तो मैं उन दिनों सबसे ज्यादा विचलित हुआ क्योंकि हम लोग अगर हमारे साथ गलत होता है तो हम चीख भी सकते हैं, पुकार भी सकते हैं, लेकिन वो लोग चीखने और पुकारने की स्थिति में भी नहीं थे। मैंने उनके लिए क्या क्या किया, ये विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या किया, ये कोई उपलब्धि गिनाने का विषय नहीं है, कोई मकसद नहीं है, लेकिन मैं उन दिनों सबसे ज्यादा भावुक हुआ और मैंने इसीलिए हमेशा मैंने ये चाहा है कि हम लोग निश्चितता के अंदर की विभिन्न श्रेणियों में बच के न रह जाए। बहुत से सब कार्यकर्ता ऐसे हैं जो सिर्फ ऑर्थोपेडिक के लिए काम करते हैं, डमडेफ के लिए काम करते हैं, कोई सिर्फ ब्लाइंड्स के लिए काम करता है, लेकिन मैंने हमेशा ये चाहा है कि भले ही वो स्पेशल चाइल्ड हो, भले ही वो डम हो या डेफ हो, ब्लाइंड हो, लो विजन हो, ऑर्थोपेडिक हो, सर्विकल से हो, कोई भी डिसेबिलिटी क्यों ना हो, हम उनको समान रूप से अपने एक परिवार को समझते हुए उनके लिए काम करेंगे। अगर इसके ऑपोजिट हम जाने कि कोई एक ऐसा पल जो बहुत खुशदायक था, सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ, तो वो क्या होगी आपकी? अभी तो बहुत सारी प्रसन्नताएं होती हैं जब किसी भी हम व्यक्ति का कोई अपने साथी का काम कराते हैं और बहुत दिल से वो दुआ देता है तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। ऐसा लगता है कि मानो हमें कोई ऐसी फीस मिल रही हो, जैसे एक किसी वकील को उसका मेहनताना मिल जाता है या उसको जीत मिल जाती है, तो एक ऐसी खुशी मुझे बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जब भी मैंने अपने विकलांग साथियों के लिए कुछ काम किया और हमें उसकी जीत मिली, तो बहुत ऐसी खुशी के भी मंजर जिंदगी में आए हैं और वही मंजर हमें प्रेरित करते हैं कि हमें हमेशा लगातार इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है और अपने साथियों का सहयोग करना है। पंडित जी, एक प्रश्न आपने इस चर्चा की, इस मुलाकात के बिगिनिंग में कहा था कि आप पॉलिटिक्स के साथ एसोसिएटेड थे बिगिनिंग में, फिर आपको ऐसा लगा कि पॉलिटिक्स सही नहीं है और मुझे सोशल एक्टिविस्ट या डिसेबल्ड राइट एक्टिविस्ट बनना है, काम करना है मुझे जमीनी तौर पे। लेकिन हमारे एक बहुत जो एक बड़ा ग्रुप है लोगों का, डिसेबल लोगों का, उनका ये मानना है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है और आपके विचार इससे ऑपोजिट है। आप किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ थे और आपने वो पॉलिटिकल पार्टी क्यों छोड़ी और क्यों आपको ऐसा महसूस हुआ? नहीं, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। बिना राजनीतिक भागीदारी के हम लोग वो स्थितियों से वंचित रह सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम वो राजनीति में रहकर ही करें। और उसके बहुत से तरीके हैं। वो लोग जो राजनीतिक स्वार्थ के लिए राजनीति में आने की बात कर रहे हैं, उसमें और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में एक समानता में भिन्नता है। समानता में भिन्नता का विषय ये है कि हम लोग भारत सरकार के कानून के RPWD के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ से भारत सरकार की जो संधि हुई UN कन्वर्सेशन, उसको लागू करने की बात करें, जिसमें सामाजिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी का स्पष्ट उल्लेख है। तो यदि वो क्रियान्वित हो गया, जो RPWD में निहित करने की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमारा अपना फिर मार्ग प्रशस्त हो जाएगा कि जिस प्रकार से आप देश के अन्य आरक्षण प्राप्त करने वाले वर्गों को सेवा क्षेत्र में आरक्षण दे रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण दे रहे हैं, तो हम लोगों को भी सेवा क्षेत्र के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण दें। और इतना भी अगर आप नहीं कर पा रहे तो प्रारंभिक स्तर पे आप देश के 2 सदनों में से किसी एक सदन में हमारा कुछ स्थान निश्चित करें, तो वो रास्ते भी हमारा राजनीतिक राह खोलते हैं। और इस क्षेत्र में मैं नहीं समझता कि हमारे जो किए गए कार्य हैं वो वास्तव में एक विशेष स्थान रखते हैं, जिसका मैं आपको बिल्कुल एक करंट में एक आपको मैं प्रमाण देता हूं कि जब लोकसभा चुनाव 2014 में हो रहे थे देश के अंदर, तो अब तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने विकलांगजनों को अपने मैनिफेस्टो में स्पेस नहीं दिया था। मैंने पहली बार देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने मैनिफेस्टो में स्थान देने की बात की। तो मैं कांग्रेस के आला अधिकारियों से मिला, खुद राहुल जी के आवास स्थित बड़े पदाधिकारियों से मिला, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मिला, और जब कांग्रेस ने हमें वो मैनिफेस्टो में स्थान नहीं दिया, तो पहली बार मैंने इस अपनी राजनीतिक संख्या का उन्हें अनुभव कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मैनिफेस्टो को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बाहर आग के हवाले कर दिया। और उसका ये इम्पैक्ट हुआ कि
के हवाले किया। भारतीय जनता पार्टी के अपने घोषणा पत्र में हमें एक पूरा अध्याय, एक विस्तृत अध्याय दिया गया। तो हम लोगों ने राजनीतिक वकालत की मांग की और जब ये मांग हुई तो उन लोगों में खलबलाहट हुई और उसका हमें सकारात्मक रुख भी देखने को मिला। तो हम तो हर राजनीतिक दल से ये मांग करनी चाहिए। नहीं, बिगिनिंग में पूछ रहा हूँ ना, आपने कहा था कि मैं एसोसिएटेड था पहले पॉलिटिकल पार्टी से, फिर मैंने छोड़ दिया, तो वो क्या कारण थे जो आपने छोड़ दिया और आप किस पार्टी के साथ थे? ये था, मैं बिल्कुल बताऊंगा, मैं भारत देश की एक राजनीतिक पार्टी के साथ था। वहाँ मैंने अपने प्रयासों से एक राजनीतिक जो विकलांग सहायता प्रकोष्ठ का गठन कराया। लेकिन जब हम लोगों ने पार्टी के अंदरूनी स्तरों पर अपने साथियों के लिए, अपने कानूनों के लिए, क्रियान्वयन के लिए मुद्दे उठाए तो वो उन्हें हाशिए पर रखते थे, वो उनकी कार्यसूची में नहीं होते थे, उनका सहयोग जो है वो संवेदनशील होता था, उनका रुख सहयोगात्मक नहीं होता था। तो उन लोगों को क्योंकि ये लगता था कि ये लोग वोटों के हिसाब से ये वोट बैंक नहीं है, तो मैंने ये सोचा कि पहले क्यों ना हम एक वोट बैंक की शक्ल इख्तियार करें और एक जागरूकता के माध्यम से इस देश की राजनीतिक पार्टी और सरकार को ये आभास कराएं कि हाँ हम हैं। तो हम उस क्षेत्र से इस क्षेत्र में जागरूकता के लिए आ गए और हम इसमें अभी बहुत कुछ तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन जितना भी कर पाए हैं वो अब राजनीतिक पार्टियों के लिए एक सबब का विषय जरूर बनेगा। कोई ऐसा ख्वाब है आपका जो आपने देख रखा है कि उसको मैं पूरा करना चाहता हूँ, इसी फील्ड में बात करूँ? देखिए साहब, सिर्फ ख्वाब ये है कि हिंदुस्तान में कम से कम 80% स्थिति ऐसी बन जाए कि अपने विकलांग साथियों के लिए कहीं बाधा का सामना न हो और उनके कानूनी रूप से उनको वो सब अधिकार निहित हों, ताकि वो भले ही मिजोरम में रहे, नागालैंड में रहे, असम में रहे, कलकत्ता में रहे, गुजरात में रहे या बिहार में रहे, उत्तर प्रदेश में रहे या दिल्ली में रहे, उसे किसी की तरफ ना देखना पड़े और वो कानूनी अधिकारों से अपने जितनी भी योजनाएं हैं उनको पाए और अपनी बाधाओं से लड़ते हुए अपने आप को सिद्ध करे और इस देश की राजनीति में, इस देश के इतिहास में हम लोग कुछ अपने समाज के लिए अच्छा कर पाने के लिए कहीं 2 लाइनों में लिखे जाएं। मेरा बस ये एक ख्वाब है। आपके रोल मॉडल कौन है? आपको प्रेरणा किससे मिलती है? देखिए साहब, मेरी प्रेरणा मेरे समाज के अपने वंचित लोग रहे। जब मैंने उनकी स्थितियों को देखा, अपनी स्थितियों को देखा, अपनी परिस्थितियों को देखा, अपने विकलांगजनों की उपेक्षा को देखा, उनके दुख को देखा, दर्द को देखा, तो मेरे वही रोल मॉडल बन गए कि मुझे इनके लिए कुछ करना है, इनके लिए कुछ अनुसरण करना है और उन्हीं लोगों को मैंने अपना रोल मॉडल मानते हुए अपने इस काम को शुरू कर दिया। पंडित जी, एक क्वेश्चन है, ये सोशल मीडिया पे भी बात चल रही थी और मैं आपके माध्यम से, अभी आप रिसेंटली, हमने कुछ देर पहले एक प्रोग्राम की बात की थी इंडिया गेट पे, इन्हीं दिनों में एक्सेसिबल इंडिया को लेके, उसमें एरा सिंगल जो डिसेबिलिटी एम्बेसडर हैं वो भी थे, उन्हें मौका नहीं दिया गया वहां बोलने का। तो क्या आपको नहीं लगता कि जब विकलांगों के लिए एक बड़ा प्रोग्राम है, आपने उनको एम्बेसडर बनाया गया है, तो उनको कहीं ना कहीं अभी भी सरकार समय के अभाव की बात करती है, जब वो रिप्रेजेंटेशन जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है अभी भी? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये जो प्रशासनिक स्तर पे चूक का विषय है। ये जो मंत्रालय के अधिकारी हैं, वहाँ ऐसा भी हुआ कि जो मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर थे, उन्होंने वहाँ मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं उनके संबोधन में उन तक का नाम नहीं लिया और पीछे से उन्हें बताया गया कि ये भी हैं। और हमारे जो अपने ब्रांड एम्बेसडर, जिसमें एक ईरा सिंगल जो 2015 की IAS टॉपर रही हैं, जो चंडी दिव्यांग है, लेकिन दिव्यांग होने के बावजूद उन्होंने बिना आरक्षण के इस कंपटीशन को 3 बार क्लियर किया, वो हमारी रोल मॉडल है और वही हम सब लोगों के ऐसे ही लोग हमारे रोल मॉडल हैं। तो वो जो चूक थी वो उनके अधिकारियों की है, जो बिल्कुल सरकारें कोई भी नहीं हो, वही अधिकारी सचिव और संयुक्त सचिव के रूप में इन लोगों के साथ काम करते रहे हैं। तो उनके साथ की सारी बातें प्रक्रिया बन के रह गई। उनके लिए जुनून नहीं है, उनके लिए
कोई उनके लिए उद्देश्य नहीं है। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी कमी थी कि उनका संबोधन और उनका सम्मान अगर कहीं उठ रहा है तो वो उनकी निश्चित रूप से चूक है, और ये विभागीय स्तर पर उठाए जाने की आवश्यकता भी है और इसको उठाने की भी बात है। लेकिन मैंने कहा ना कि हमारा उद्देश्य ये था कि देश भर में एक संदेश जाए, एक्सेसिबल इंडिया, एम्पावरड इंडिया। तो हम लोग सिर्फ उन सब छोटी मोटी कमियों को भी हम स्वीकार करके एक्सेसिबल इंडिया इस अभियान को सफल बनाने के लिए निकल पड़े हैं। जो एम्बेसडर्स हैं उनको हो सकता है मंत्रालय कुछ वित्तीय लाभ दे, कुछ संसाधनों का लाभ दे। हम लोग बिना किसी लाभ के इस अभियान की सफलता के लिए भी काम कर रहे हैं। तो वो अपने लोगों का हित है, वो अपने लोगों की सुविधा का है। विकास, आपने बहुत देर इंडिविजुअल तौर पे काम किया, आपने क्यों नहीं सोचा कि एक एनजीओ बनाकर काम किया जाए, एक मास को इकट्ठा किया जाए? तो ये इंडिविजुअल तौर पर काम करते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये मैंने आपको सबसे पहले बताया कि मेरे कुछ प्रश्न जहन में उठते हैं, मैं उन्हीं से लड़ता रहता हूँ। मुझे एक ऐसी मानसिकता बन गई कि देश में जितने भी एनजीओ हैं वो अधिकतर सिर्फ एक अपने कर्तव्यों की इतिश्री करके और एक कहीं ना कहीं सिर्फ एक भ्रष्टाचार की इर्द गिर्द घूमने की कड़ी भर रह गए हैं। और वो सोच मेरी थोड़ी हो सकता था गलत थी, क्योंकि मैंने जब इस क्षेत्र का अध्ययन किया तो मुझे बहुत सारे संगठन ऐसे भी मिले जो बिल्कुल ईमानदारी के साथ, कर्तव्यनिष्ठता के साथ इस क्षेत्र में सक्रिय थे। और इस प्रकार से परिंदा पूरे दिन घूमे, भले ही पूरे दिन आजाद घूमे, और वो अंत में जब लौटे तो उसे एक आसरा चाहिए, उसे एक पेड़ पे अपने घोंसला चाहिए। तो इसी प्रकार हमने सोचा कि हम भले ही पूरे देश भर में एक मजबूत कड़ी क्यों न बना लें, लेकिन एक संगठन होना आवश्यक है, कहीं एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना आवश्यक है जिसपे सब व्यक्ति हों या भले ही विभिन्न संगठन हो उस प्लेटफॉर्म पे हो। तो जब मेरा ये सोच धीरे धीरे थोड़ी हल्की पड़ी तो मैंने इस संगठन, इस हेल्पलाइन की एक आवश्यकता समझी और इसकी स्थापना की। आपने ये भी बताया कि आप लिखते भी हैं, तो डिसेबिलिटी पर लिखते हैं या न्यूज़पेपर में लिखते हैं, जब वैसे आपका एक बिल्कुल विभिन्न आर्टिकल्स मेरे देश के तमाम समाचारों पे विकलांगता अधिकारों को लेकर छपते रहे हैं जी। और मैं तमाम अन्य क्षेत्रों में भी लेखन का कार्य करता हूँ। और पोएट्री भी लिखते हैं या सिर्फ लेखन लिखते हैं? डिसेबिलिटी के बात में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक बार एक कवि महोदय ने एक लाइन मुझे कुछ याद आ रही है, मैंने उनकी कुछ लाइनें पढ़ी थी जिनसे मैं बिल्कुल विचलित हो गया। उन्होंने कहा था, एक लाइन थी उनकी मुझे याद आ रही है, और वो देश के बड़े सम्मानित कवि हैं। उन्होंने ये कहा था कि नजरों से मिला की नजरें क्या होगा मेरे जानी, तेरी एक दाई आंख कानी मेरी बाई आंख कानी। तो मुझे बड़ी उनकी ये लाइनें बड़ी अजीब लगी, मुझे बड़ी अजीब लगी। तब मैंने उनसे ये कहा, है आंसुओं में डूबी मेरे जिस्म की कहानी, है आंसुओं में डूबी मेरे जिस्म की कहानी, सूरत भले ही कैसी सीरत तो है रूहानी, नजरों से मिला की नजरें क्या होगा मेरे जानी, है प्यार में जरूरी सिर्फ प्यार की रवानी। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। तो आप लेखन और कविता दोनों करते हैं जहाँ जहाँ आपका जब दिल करता है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। व्यक्तिगत तौर पे मधुमेह बीमारी से पीड़ित हूँ और मेरी स्मृति पे इसका कुछ दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो मैं लिखता बहुत हूँ, याद बहुत कुछ नहीं रह पाता है। जी विकास जी, बहुत अच्छा लगा आपसे तमाम बातें शेयर करके। आपने काफी बातें अपनी लाइफ के बारे में बताई। अब समय है आपके साथ रैपिड फायर राउंड खेलने का। इसमें मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, आपको दोनों में से एक चूज करना है और बताना है कि आपने क्यों चूज किया। अगर आप किसी का जवाब नहीं देना चाहते तो आप कह सकते हैं कि मैं इसका आंसर नहीं देना चाहता हूँ, पास करना चाहता हूँ। ठीक है, वैसे मैं इतने मुश्किल सवाल नहीं पूछूंगा। जी तो शुरू करें? जी बताइए। आपको क्या लगता है इनमें से अभी दोनों में से किस चीज के में बदलाव लाने की बहुत जरूरत है? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में या एटीट्यूडनल बैरियर में?
फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल बनाने की बहुत जरूरी है, जब लोगों के नजरिए में अभी तब्दीली लाने की ज्यादा जरूरत है। देखिए, इसमें से मेरा मानना ये है कि नजरिए की ज्यादा जरूरत है। नजरिए बताना चाहेंगे क्यों? जी, अगर नजरिया सही हो गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपना ठीक हो जाएगा। आरपीडी बिल, जी बिल्कुल सही कहा आपने। आरपीडी बिल में देरी होने के लिए आप किसको ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं, एनजीओ को या सरकार को? ये इसके लिए तो सरकार ही दोषी है। आरपीडी बिल जिस हाल में है इसको पास कर देना चाहिए या अभी इसमें अमेंडमेंट्स की जरूरत है? ये निश्चित रूप से अमेंडमेंट की जरूरत है और इसीलिए संसद के पटल पे इसको रख के बहस की आवश्यकता है और इसकी त्रुटियों को दूर कर इसको पारित किया जाए। अगर आपको मौका मिले तो आप इनमें से किस डिपार्टमेंट के मंत्री बनना चाहेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट या एचआरडी, और क्यों? मैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को स्वीकार करना चाहूंगा, क्योंकि सामाजिक न्याय से शिक्षा की राह भी खोली जा सकती है और सामाजिक न्याय के बिना सब कुछ अधूरा है। इनमें से दोनों में से किस जगह पर ज्यादा काम करने की जरूरत है विकलांग जनों के हित में, नॉर्थ ईस्ट में या यूपी बिहार झारखंड में? यूपी बिहार झारखंड। ये भी बता दीजिए क्यों? क्योंकि यहाँ बहुसंख्या है और क्षेत्र सीमित है और यदि इसमें हम इस व्यवस्था को बहाल कर लेंगे तो इसके सकारात्मक प्रभाव स्वयं ही उन राज्यों पर पड़ेंगे। इनमें से आपको कौन सी डिश ज्यादा फेवरेट है आपकी, आलू के परोठे या बर्गर? आलू का पराठा। आलू का पराठा। अगर ये सवाल मैं अक्सर सबसे पूछता हूँ और एक आपसे पूछना चाहता हूँ जस्ट फॉर द फन, अगर आपको मौका मिले पेरिस जाने का और उसी दिन आपके बच्चों के स्कूल में फंक्शन हो जो कि जिसमें आपका जाना कंपलसरी है, तो दोनों में से एक ही दिन जाना है और इन दोनों में से कहाँ जाना पसंद करेंगे? ये मेरे लिए पीटीएम में जाना ज्यादा आवश्यक है। पीटीएम में जाएंगे आप। बहुत शुक्रिया विकास जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अनुभव शेयर करने के लिए, अपनी लाइफ के बारे में बताने के लिए। उम्मीद है कि आप इसी तरह विकलांगजनों की सहायता करते रहेंगे, अपने काम में और अपने इरादों में सफल होंगे। रेडियो उड़ान को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी संवेदनाओं को जानने का प्रयास किया और इस संवेदनाओं से प्रेरित होकर हमारे भी कुछ लोग हमारे इस यज्ञ में जुटे। आपके इस माध्यम और आपके इस प्रयास और महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। अगर आप कोई अपना संदेश देना चाहते हैं लिसनर्स को तो आप दे सकते हैं जरूर। जी, मेरा सभी अपने डिसेबल फ्रेंड के साथ यही मेरा एक संदेश है कि हम लोगों को अपने आप को साबित करने का ये बहुत अच्छा वक्त है। हमें ये सिद्ध करना है कि हम इन तमाम बाधाओं से लड़ते हुए अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं। हम लोग वो लोग हैं जिन्हीं में से हॉकिंग स्टीफन है, जहां जिस देश में वो जाते हैं तो भारत उस संबंधित देश के प्रधानमंत्री को उनसे मिलने के लिए अपने टाइम टेबल को चेंज करना पड़ता है और उनकी डिसेबिलिटी ही उनकी अवेलेबिलिटी है। डोंट शी अवर डिसेबिलिटी, प्लीज शी अवर एबिलिटी। जी बहुत खूब, थैंक यू सो मच वंस अगेन विकास जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। लिसनर तो हम बात कर रहे थे डिसेबल हेल्पलाइन के चेयरपर्सन पंडित विकास शर्मा जी के साथ। उन्होंने तमाम अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी इनसे। और अगले प्रोग्राम में फिर किसी और पर्सनैलिटी के साथ मिलूंगा। इस शो को आप यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं, आपको सर्च करना है रेडियो उड़ान एक मुलाकात विद पंडित विकास शर्मा। मुझे दीजिए इजाजत, अगला शो बिल्कुल तैयार है। बहुत शुक्रिया रेडियो उड़ान पर बने। अपना ध्यान रखें और अपने साथ वालों का भी ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।